जय हिंद एवरीवन। आज मैं आपको अपने एसएसबी जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ कि मेरा एसएसबी कैसा गया था। काफ़ी लोगों का ये मैसेज आ रहा था कि भैया आप अपने एसएसबी के बारे में बताइए, आपका डे फर्स्ट कैसा गया था, डे 5 कैसा गया था, आप स्क्रीन आउट हुए थे, कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे, आपने इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन किया। मैं सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपके एसएसबी इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। और जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, ये खासकर ये वीडियो उनके लिए है कि आपको कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, आपकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सुधार करनी चाहिए, क्या प्रैक्टिस में सुधार करनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना और कहीं भी स्किप मत करना। देखिए, मेरी जो एसएसबी था वो 17 जुलाई 2023 का था और ये मेरी पहली एसएसबी थी। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा एसएसबी इंटरव्यू नहीं था, मेरा एएफएसबी इंटरव्यू था। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो एसएसबी इंटरव्यू का फुल फॉर्म होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू और जो एएफएसबी का फुल फॉर्म होता है एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। एसएसबी में आपको नेवी और आर्मी का इंटरव्यू होता है और एएफएसबी में एयरफोर्स वालों का इंटरव्यू होता है। इसमें आपको कैसे पता चलता है कि आप एसएसबी में लेके एएफएसबी, जब आप एनडीए का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप सबसे पहले नेवी में जाना चाहते हो, आर्मी में जाना आप चाहते हो, नावल एकेडमी जाना चाहते हो, एयरफोर्स जाना चाहते हो, उस हिसाब को आपको एसएसबी अलॉट होती है। तो मेरा जो सबसे पहला ऑप्शन था वो था एयरफोर्स, इसलिए मुझे एएफएसबी मिली थी। तो जो मेरा इंटरव्यू था वो गया था सेकेंड एएफएसबी मैसूर। वहाँ पे मेरी 17 जुलाई का इंटरव्यू था, तो 15 जुलाई को मैं वहाँ पे पहुँच गया था। थोड़ा सा वहाँ पे एरिया को देखा कि कैसा है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ वहाँ पे मैं 2 दिन पहले ही पहुँच गया था। तो मॉर्निंग में 6 बजे एंट्री होती है, 6 बजे हम लोग एंट्री करते हैं। उससे पहले आपको बता दो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो सभी को बिल्कुल इंपॉर्टेंटली रखने ही होते हैं, बिल्कुल कंपलसरी होते हैं। सबसे पहले आपको जो कॉल लेटर मिला होगा, हम लोग का जो कॉल लेटर था वो 17 पन्नों का था, उसमें डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया होता है। तो उसमें जो सबसे पहले होता है, आपको 25 से लेकर 40 के बीच में पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो रखने होते हैं, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड प्लस उसकी फ़ोटो कॉपी, फिर आपका जो 10th और 12th का मार्कशीट आपको रखना होता है। आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इम्पोर्टेंट हो, जैसे आधार कार्ड तो आपने रख लिया, वो रख लीजिए, आपका एडमिट कार्ड और 17 पन्ना का कॉल लेटर, ये सब कुछ आपको एक साथ रखना होता है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो मेरे साथ का एक फ्रेंड था, उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, वो सारे डॉक्यूमेंट अलग अलग रखा हुआ था, जिससे उसको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप किसी एक छोटा सा बैग ले लीजिए, आप डॉक्यूमेंट रखने वाला कोई हो तो उसको रख लीजिए, अलग अलग मत रखिए, क्योंकि आपको गेट पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम लोग गेट के पास जाते हैं, एंट्री होती है, तो एंट्री गेट पे ही आपके 3 डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और जो कोरोना सर्टिफिकेट होता है, 3 चीज़ें आपके गेट पे ही चेक हो जाती हैं। वहाँ पे चेक करने के बाद आपको मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है। फिर थोड़ा सा और आगे जाने के बाद एक ऑफिसर आते हैं, वो कहते हैं कि बेटा आप जितने लोग हैं, एंड मैं ये आपको हिंदी बता रहा हूँ, वो सभी लोग इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। तो इस विषय में मत रहिएगा कि आपको हिंदी में ही सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। वेल मेंटेन हो सकता है कि कुछ हिंदी बोल दी जाए, लेकिन प्रॉपरली इंग्लिश ही बोली जाती है। तो वहाँ पे जाते हैं, सभी लोग एक्सप्लेन किया जाता है। तो वो बोलते हैं कि बेटा जितने आपका डॉक्यूमेंट है और पेन है, ये चीज़ें हाथ में ले लीजिए। बाकी आपको जो इलेक्ट्रॉनिक जैसे आपका मोबाइल होता है, स्मार्ट वॉच होता है, ईयरबड्स होते हैं, नेक बैंड होते हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस थे सभी कुछ बैग को में पैक करवा दिया जाता है। और जितने जैसे मोबाइल होती है सब कुछ स्विच ऑफ कर दी जाती है। उसके बाद ये बैग आपका मेटल डिटेक्टर में डाल दिया जाता है, जहाँ पे चेक इन होकर आता है कि बैग में कुछ ऐसा अनवांटेड चीज़ें तो नहीं है। तो फिर उसके बाद चेक होकर आता है। फिर हम लोग 200-300 मीटर आगे जाते हैं, वहाँ पे लेफ्ट जाने के बाद एक ऑफिसर और साथ में एक ऑफिसर लेके जाते हैं। तो वहाँ पे जो बैठने की जगह होते हैं, जहाँ पे हम लोग सभी को नाश्ता कराया जाता है। हम लोग सबसे पहले जाकर वहाँ पे नाश्ता करते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं। फिर उसके बाद एक ऑफिसर आते हैं और वो कहते हैं कि एक एक करके सभी लोग रो बना लीजिए, लाइन बना लीजिए, और सभी लोगों को जाना है ऑडिटोरियम में। तो एक ऑडिटोरियम होता है जो कि बिल्डिंग होती है, उसमें ऑडिटोरियम होता है। हम लोग अंदर जाते हैं, वहाँ पे जो आपका 17 पन्ना का कॉल लेटर होता है उसके बारे में पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है। फिर यहाँ पे 5 दिन कैसे क्या होने वाले इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। आपके टेस्ट कैसे होने वाले हैं, आपको नंबर कैसे मिलेंगे, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। वहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, वहाँ पे ये भी बोला जाता है, यू कैन यूज़ योर लैंग्वेज एज इन हिंदी बट एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू टर्न इनटू द इंग्लिश। मतलब आप ये है कि आप हिंदी तो बोल सकते हो, मतलब लेकिन जितना पॉसिबल हो सके, जितना जल्दी हो सके आपको इंग्लिश में टर्न करना है, क्योंकि मोस्टली बातें आपको इंग्लिश में ही करनी होती है। तो इंग्लिश मस्ट है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि हिंदी के चक्कर में ना पड़ें, इंग्लिश आपकी जितनी अच्छी हो सके उतना मजबूत कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं आपको एक बात नोट कर लीजिए, जो एक हम लोग का 17 पन्ना का कॉल लेटर होता है
उसमें जो पांचवा या छठा पन्ना जो होता है इंडेमनिटी बॉन्ड करके होता है, उसमें दो दो पैराग्राफ होते हैं, जिसमें आपका पेरेंट के सिग्नेचर होता है, उनकी डिटेल भरी होती है, और दूसरे में एक विटनेस कार्ड सिग्नेचर होता है। जो बच्चे 18 साल से कम एज के होते हैं उनको विटनेस कार्ड में किसी ऐसे नॉन पर्सन का सिग्नेचर, उनकी डिटेल और उनका फ़ोन नंबर सब कुछ भरना होता है। अगर ये आप घर से करवा के नहीं लेके जाते हो और इसमें फ्रॉड पाया जाता है तो आपका इंटरव्यू बिना इंटरव्यू के ही आपका घर भेज दिया जाता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडेमनिटी बॉन्ड जो विटनेस कार्ड होता है उसमें आप सिग्नेचर घर से करवा के लेके जाइएगा। हाँ, उसमें आपके मम्मी पापा भाई बहन के अलावा जो आपके नॉन पर्सन जैसे अंकल मामा मौसी ऐसे कोई भी होंगे आप उनका साइन करवा दें, सिर्फ एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं। तो आपको एक बात बता दूं, मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, उसके नंबर थे 96% और वो बिहार से बिलोंग कर रहा था। मेरे नंबर बोर्ड में थोड़े कम थे। मेरा नंबर देखता है और कहता कि तुम इतने नंबर में भी तुम एसएसबी देने आ गए, मतलब एनडीए क्लियर हो गया। वो मुझे बोल ही रहा था कि अपने खुद पेन लेके नहीं आया होता है। तो आप एसएसबी देने जा रहे हो तो एक चीज़ मेक श्योर करिएगा कि जितना हो सके एक्स्ट्रा पेन लेके जाइएगा। 4 पेन अगर साथ में रखे तो 2 पेन जेब में भी रखिएगा। ये मैं आपको पर्सनली ओपिनियन देता हूँ। फिर हम लोग चल जाते हैं, फिर हम लोग सभी लोग का एक एक करके इंडेमनिटी बॉन्ड चेक होता है। फिर कैसे सब कुछ ज़्यादा होने के बाद फिर हम लोग को दोबारा वहाँ पे जहाँ पे नाश्ता करवाया गया था ब्रेकफास्ट, वहाँ पे दोबारा बैठा दिया जाता है। फिर ऑफिसर आते हैं और फिर वो कहते हैं कि सभी लोग 5-5 लड़के करके लाइन बना लीजिए। तो जो फ्रेशर होते हैं उनकी अलग लाइन बनती है, जो रिपीटर होते हैं उनकी अलग लाइन बनती है। फ्रेशर और रिपीटर में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जिनकी पहली एसएसबी या फिर एएफएसबी होता है उनको फ्रेशर कहते हैं, और जो लड़के स्क्रीन आउट या फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके होते हैं उनको रिपीटर कहता है। इन दोनों का अलग अलग लाइन बनता है और इनका ग्रुप ही अलग होता है। उसके बाद ऑफिसर आते हैं और वहाँ पे आपको जो है आपका रोल नंबर बोला जाएगा। रोल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट बोले जाएंगे और बीच में से आपको हैंड रेज करके आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बोलना होता है। तो जो सबसे पहला रोल नंबर था या फिर जो सबसे पहला चेस्ट नंबर मुझे ही मिला था, तो मेरा चेस्ट नंबर 1 था। वहाँ पे फिर हम लोग ऐसे करके फिर जिसका चेस्ट नंबर मिलता है सबको वापस से उसी एडिटोरियम में सेंड भेज दिया जाता है। ऐसे करके सभी लोगों का एक एक करके चेस्ट नंबर मिल जाता है। तो फिर हम पूरा ऑडिटोरियम फुल हो जाता है। फिर वहाँ पे ओआईआर का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ओआईआर का स्टार्ट टेस्ट जो होता है उसका मैं बता देता हूँ। ओआईआर का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग। इसमें आपको रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी बता देता हूँ। आपके सबसे पहले नेम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, या फिर आपको फिगर ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, या फिर मैथमेटिकल नंबरिंग क्वेश्चन रिलेटेड होंगे जो रीजनिंग में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे होते हैं। आप एक बात नोट कर लीजिए कि जो ओआईआर के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जितना पॉसिबल हो सके सारे क्वेश्चन फिल करके आइएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नंबर जो ओआईआर का नंबर होता है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन 100% ओआईआर का नंबर मायने रखता है। तो इस बात में बिल्कुल मत पड़िएगा। फिर हम लोग का ओआईआर टेस्ट होता है। फिर उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चेक होते हैं, जैसे हम लोग का क्लास 10th और 12th का मार्कशीट हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया, सब कुछ चेक होता है। फिर हम लोग को वापस जहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है वहाँ पे दोबारा सेंड कर दिया जाता है। फिर कुछ टाइम बाद हम लोग का पीपीडीटी स्टार्ट होने वाला था। पीपीडीटी का मतलब फुल फॉर्म होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपको 30 सेकंड के लिए ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की पिक्चर दिखाई जाती है। उसमें आपको 4 मिनट मिलता है। आपको डिटेल स्टोरी बनाई जाती है, जैसे उसका मूड कैसा था, उसमें प्रॉब्लम क्या थी, आपने सॉल्यूशन दिया तो कैसे दिया, आपके पास क्या नॉलेज थी उसके बारे में, क्या नहीं थी, ये सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो हम लोग जाते हैं। और एक बात आपको नोट कर बता दूं कि जो घर पे लोग जो प्रैक्टिस करते हैं एसएसबी के लिए, जैसे आपने मोबाइल में अपना पिक्चर देखा या फिर लैपटॉप में पिक्चर देखा तो वो पिक्चर थोड़ा सा क्लीन होती है, एचडी टाइप की होती है, तो लगता है कि ऐसे ही होगा। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो ओल्ड टाइप का सेटअप होता है, बिल्कुल जो फोटो आते हैं बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्टर में बहुत ही हैजी टाइप के होते हैं, तो आपको बहुत ही हो सकता है टाइम लग जाए को एक्चुअली में फोटो में था क्या। इसलिए जो आपको अब जब भी प्रैक्टिस करने बैठो तो फोटो को थोड़ा दूर रखें ताकि आपको आसानी हो समझने में। उसके बाद हम लोग का प्रैक्टिस होता है। तो जो मेरी फोटो थी वहाँ में 2 लड़के एक खड़े थे और एक आदमी जो बैठा हुआ था, और तीनों लोग प्रॉपर वेल मेंटेन ड्रेस में थे, बिल्कुल प्रॉपर सूट में थे। तो मैंने इस पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ स्टोरी बनाई थी। हम लोग का टेस्ट खत्म होता है। टेस्ट खत्म होने के बाद हम लोग वापस जाते हैं। वहाँ पे टेस्ट हो गया, फिर जाते हैं यहाँ पे जब हम लोग अब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होने वाला था। एक बात याद करें, जो भी स्टोरी बनाई है आपने ग्रुप डिस्कशन में या फिर लेक्चरेट में आपको वही बोलना है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड नहीं करना। इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो जब आप ग्रुप डिस्कशन के लिए जाते हो तो गेट के बाहर आपका पेन और सब कुछ छोड़वा दिया जाता है वहाँ पे, और सिर्फ आपके हाथ में आपका स्टोरी जो आपने बनाई थी वो पेज होता है। तो आपको स्टोरी याद करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम मिल जाता है। 15 से 20 मिनट में आपको बता रहा हूँ कम से कम 100-200 बार अपनी स्टोरी याद कर लीजिए कि एक भी लाइन छूटे नहीं।
और कोशिश करेंगे 1 मिनट के अंदर में उस स्टोरी को खत्म कर लीजिए, लेकिन हड़बड़ा के नहीं। अगर कोई पॉइंट छूट भी जाती है तो आप ग्रुप डिस्कशन जब स्टार्ट होगा आप उसमें एक्सप्लेन कर लीजिएगा, लेकिन हड़बड़ा के कोई काम मत करिए। उसके बाद हम लोग जाते हैं ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं। 15 लोग का पैनल होता है, सॉरी 15 लोग हम लोग लड़के स्टूडेंट्स होते हैं, 4 लोग का पैनल होता है, बीच में इंडिया का फ्लैग होता है। तो हम लोग बैठते हैं। उसके बाद जो मेरा चेस्ट नंबर था, एक एक करके सभी लोग अपनी अपनी जो स्टोरी बनाए थे सभी लोग ब्रीफ करते हैं। उसमें जब फिर उसके बाद जो एसेसर होते हैं वो कहते हैं कि आप ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उसमें से पहली जो ग्रुप डिस्कशन हम लोग का था बिल्कुल ही खराब हो गया, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सब्जी मंडी हो गया, ऐसे टाइप का धर धर सभी लोग, कोई कुछ तो बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसे हो रहा था। लेकिन एक बात नोट करने वाली थी, जो चेस्ट नंबर 2 था वो बिल्कुल सबसे कम बोला। वो तभी बोला था जब सभी लोग चुप हो जा रहे थे। वो ऐसा नहीं था कि सबके साथ बोल रहा है, और ऐसा मैं भी थोड़ा थोड़ा यही कर रहा था। जब सभी लोग चुप रहे थे मैं भी तभी बोल रहा था। जब सब्जी मंडी की तरह ऐसा होने लगा तो असेसर उठे, कहते हैं कि सभी लोग साइलेंट हो जाओ, ये सब्जी मंडी तो है नहीं कि सभी लोग एक साथ बोल रहे हो। हम लोग का 8 और 7 में 2 ग्रुप डिवाइड होता है। फिर हम लोग का ग्रुप डिस्कशन करता है, फिर दूसरा ग्रुप डिस्कशन करता है, फिर दोनों ग्रुप डिस्कशन जब कर लेते हैं फिर दोनों ग्रुप को कंबाइन कर देते हैं, फिर दोबारा सेम ग्रुप में डिस्कशन होता है। तो उसमें मेरे ग्रुप में टोटल 4 से 5 लोग स्क्रीन हुए थे। एक चेस्ट मैं था, एक मेरा जो चेस्ट नंबर 2 था वो जिसने सबसे कम बोला था। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा बोलना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, एग्जैक्ट टाइम पे बोलना होता है और एग्जैक्ट चीज़ बोलना होता है कि स्टोरी में आपने देखा क्या। उसके बाद हम लोगों ने एक आध लड़के को चुना जो उसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। और हाँ, ग्रुप डिस्कशन में जब भी आप बैठें तो अपने बैठने का तरीका चेक कर लीजिए। एक लड़का हम लोग को ग्रुप डिस्कशन था, ऐसे बैठा हुआ था जैसे लग रहा कि कहीं बारात में आया हो। ऐसा काम नहीं करना, आपको अब बैठना है तो आप ऑफिसर की तरह बैठो। वहाँ पे हम लोग का ग्रुप डिस्कशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जब वहाँ पे जब ब्रेकफास्ट होता है वहाँ पे दोबारा जाते हैं, हम लोग का लंच होता है और 12:30 बजे से पहले स्क्रीनिंग की रिजल्ट आ जाती है। जिनका रिजल्ट आया गया होता है उनको बोल दिया जाता है कि आप अपना सामान लेके रूम की साइड चले जाओ, और जिनका नहीं आया था वहाँ पर रोक दिया जाता है। यही था हम लोग का स्क्रीनिंग का टेस्ट। और मेरा कॉन्फ्रेंस का टेस्ट को अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको भी एक नेक्स्ट अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।